तो स्टार्ट करने से पहले जैसे ही आप लोगों ने इस जेल के अंदर एंटर किया तो सामने में एक लोहे का बड़ा सा गेट देखा जिसमें लिखा हुआ था सेलुलर जेल। जितने भी आप लोहे का गेट देखेंगे, जैसे बाहर जो भी ग्रिल लगाया गया है, ये सब जो है बर्मा से लाया गया था। ब्रिक्स जो है फ्रीडम फाइटर के द्वारा यहीं पे बनवाया गया था, नेवी पे, डंडस पॉन्ड, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड में जहाँ पे रेड कलर का मड मिलता है, लाल कलर का मिट्टी। बैक साइड में जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये भी जेल का एक पार्ट था। इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि उस समय जितने भी अंग्रेज अफसर थे रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज करते थे। इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इसको एग्जीबिशन, अपना ऑफिस और लाइब्रेरी बना दिया, जो आप लोगों ने देख कर आए। साइड में देखेंगे यहाँ पे दो जोत जल रहा है, पहला थोड़ा सा आगे में दूसरा। ये दोनों जो है स्वतंत्र जोत है, उन शहीदों की याद में जलाया गया, जो कि 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे चलता है। गैस के साथ में कनेक्टेड है। महीने में 48 सिलेंडर लगता है, जो IOC द्वारा गिफ्टेड किया गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके लिए 24 सिलेंडर, आगे वाले के लिए 24 सिलेंडर। इस जेल में जो लोग शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक है। इसका 1985 में ज्ञानी जेल सिंह ने उत्थान किया। रात को आप लोग शो देख चुके कि देखेंगे? शो आप लोग इसी चेयर पे बैठ के देखेंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाएगा। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये 100 ईयर्स से पुराना पीपल का ट्री है। 28 जून 98 में यहाँ पे हैवी रेन की वजह से ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका था, तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पे रीप्लांट किया गया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.25 लाख का खर्चा उठाया, क्योंकि रात को शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी ये पीपल का पेड़ है। ये पेड़ ही आपको सब कुछ बताएगा। जैसा कि आप लोगों ने मॉडल पे देखा था, बीच में एक टावर, इसके साथ में 7 स्पोक को कनेक्ट किया गया, जो सेंटर पार्ट आपको दिख रहा है। सारे विंग्स के कनेक्शन सेंट्रल टावर के साथ में, मतलब किसी भी गार्ड्स को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं था। इनको पहले जाना पड़ेगा सेंटर पार्ट में, उसके पास से वो दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब कोठरी, कमरा, टोटल जो है सेल वो 693 सेल था। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर आपको लेके का दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं था। तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे इनको टॉयलेट के लिए डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन नाइट टाइम में सेल के अंदर लॉक कर दिया जाए। अगले दिन सुबह तक कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाएगा। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मिट्टी का घड़ा, इसी में इनको टॉयलेट वगैरह करना पड़ता था और डे टाइम में क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था, यानी कि रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट था, इनका नाम था मैक्वेरियन, फर्स्ट जेलर डेविड बैरी। और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा 7.25 लाख रुपया लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं। लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर, जेल को बनाने के लिए 600 फ्रीडम फाइटर्स को काम करवाया गया। बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी गया और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 ईयर्स में बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 ईयर्स लगा, 13 साल। 1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सेलुलर जेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया 7 विंग। काउंटिंग किस प्रकार से था, ये 1 नंबर है, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग अभी आपको दिख रहा है। लेकिन इस 7 विंग में अभी आप लोग देख पाओगे सिर्फ 3 विंग को। 1 नंबर है, 7 नंबर है, बैक साइड में एक 6 नंबर है। बाकी के 4 विंग यानी कि 2, 3, 4, 5 पूरा डैमेज हो चुका है। डैमेज होने का रीजन 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहा जाता है कि काफी सारे बम इसके बैक साइड में गिरे, जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। ऊपर जाएंगे पीछे आपको हॉस्पिटल दिखेगा। और विंग को कैसे बनाया गया देखिए, 1 नंबर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये इसका बैक पोर्शन आपको दिख रहा है, वेंटिलेशन, रोशनदान जो है 9 फीट की हाइट पे बनाया गया। विंग नंबर 7, ये इसका फ्रंट पोर्शन। यहाँ जो भी लोग रहेंगे देख नहीं सकता था आगे वाला विंग में कौन रहा है, बोल के हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाया गया। और हर 2 विंग्स के बीच में जो लाल रंग का शेड आपको दिख रहा है लंबा से, यह है वर्क शेड, कार्यस्थल, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया जाता था। किस तरह का टॉर्चर, ये व्हाइट कलर के स्टैचू के पास आपको ब्रीफ किया जाएगा। और यहाँ पे 2 छोटा बिल्डिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला जो है स्टोर है, दूसरा जो है किचन है। यानी कि विंग नंबर 7 में जो भी लोग रहेंगे उनको यहीं पे काम करवाया जाएगा, यहीं पे खाना बांटा जाएगा। इस जेल में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया है। नेम लिस्ट आपको सेंटर पार्ट में दिखाया जाएगा। और विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर में जो टॉप में लास्ट कमरा आपको दिख रहा है,
विंग नंबर 7 है, सेल नंबर 123। ये सेल जो है विनायक दामोदर सावरकर जी के महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नासिक कॉन्फ्रेंसिंग केस में लाया गया था। सावरकर जी को टोटल 50 साल का सजा मिला, उसमें से 10 साल सावरकर जी इस जेल में काटे। इन्हीं के नाम से यहाँ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया है वीर सावरकर एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट में आप लोग आए थे। इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा सा आगे किया जाएगा। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन किया काला पानी। कुछ लोग जेल का नाम भी सुने हैं, तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लाते थे वो सोचते थे कि हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे। डेथ से रिलेशन देखने को चारों तरफ पानी, क्योंकि आइलैंड है, तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। समय चलते हो गया काला पानी। अभी हमारा पहला स्पॉट, सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलूंगा फांसी घर, उसके बाद वर्कशेड, फिर अंदर आपको सेल दिखाया जाएगा। फांसी घर के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो फांसी घर आप लोग देखोगे, इस फांसी घर में कभी भी कोई भी फ्रीडम फाइटर्स को फांसी नहीं दिया गया। ये फांसी घर बनाया गया इसीलिए ताकि यहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर रहते हैं, इनके मन पे हमेशा ये डर बना रहे कि हमारे अगेंस्ट अगर किसी ने भी कोई स्टेप्स उठाया तो उनको यहाँ पे फांसी दे सकते। तो उस समय इसमें शेड नहीं था, ऊपर का छत, साइड का वॉल, ये व्हाइट रंग का वॉल, ये सब रिसेंटली बनाया गया है। ये ओपन गैलोज था, यानी कि खुला फांसी घर। अगर किसी को फांसी दिया जाए तो फ्रीडम फाइटर ऊपर सेल से खड़ा होकर देख सकता है। एक समय में एक साथ एट ए टाइम 3 पीपल को हैंग कर सके, उस हिसाब से बनाएंगे। जब डोर के सामने खड़े होंगे तो उसमें जो रस्सा आप देखेंगे नया लगाया गया है। ओरिजिनल में इसको ऊपर का बीम, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक लीवर, ओरिजिनल उसी समय का। जैसे ये लोग लीवर को पुल करेंगे, तीनों प्लेटफॉर्म एक ही साथ नीचे की तरफ खुलेगा, इनका बॉडी है। तो रस्सा नया है, बीम, प्लेटफॉर्म एंड लीवर आपको ध्यान से देखना है। देखने के बाद बैक साइड के डोर से बाहर निकलकर आप लोग इस वर्कशॉप के अंदर जाएंगे। जब आप लोग इस वर्कशॉप के अंदर एंटर करोगे तो पहला जो आपको ऑयल मिल दिखेगा ओरिजिनल है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाहर में लोहे के काफी सारे वेट्स लगाए गए। अगले सेक्शन में आपको दिखेगा एक इंसान को नारियल का छिलका को छिलता हुआ, उससे ये लोग रस्सा बनाते थे। रस्सा भी किस तरह से बनाया जाता था वो आपको बताया जाएगा। ध्यान से आपको देखना लास्ट सेक्शन। जब लास्ट सेक्शन आप जाओगे तो 4 तरह का पनिशमेंट रखा गया। पनिशमेंट ड्रेस, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। गले पे राउंड से रिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था, हाफ स्लीव शर्ट, हाफ निक्कर पहनने के लिए। देखिएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को पनिशमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो लंबा से आपको दिख रहा है वर्कशेड, कार्यस्थल, यहीं पे फ्रीडम फाइटर्स को लाके टॉर्चर करते थे। उस समय शेड नहीं था, ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल, यानी इसी तरह धूप में गर्मी में लाके इनको काम कराते थे। जैसे ही आप लोगों ने एंटर किया तो पहला ऑयल मिल आप लोगों ने देखा ओरिजिनल। उसके आगे के सेक्शन में आपने देखा एक इंसान को नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था। एक रफ लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से सुबह से लेकर शाम तक इसे कूटना पड़ता था। कूट कर इसके रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सा बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है। तो इतना रफ लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे कूटते वक्त इनके हाथ ने पूरा छाला, यानी कि पूरा हाथ कस के निकल जाता था। सुबह से लेकर शाम तक इनको कूटना पड़ता था। उसके बाद जो नारियल होता था, इसको तोड़कर ये लोग धूप में सुखाते थे। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल जिसको बोलते हैं कोपरा, वो ऑयल मिल के अंदर में डाला जाता था। इसके बाहर में जो है लोहे के काफी सारे वेट्स लगाते थे। वेट लगाने का रीजन ये था कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था वो क्रश होकर उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत पावर लगता था। घुमाने के टाइम जहां पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने के लिए। जैसे गांव क्षेत्र में कोलू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट, 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल पर डे, 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता था। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास। पॉसिबल नहीं। काम को पूरा नहीं कर सका या काम करने से इनकार करेगा तो उनको बाहर लेके आके सबके सामने खुले आम में मारते थे। ये ओरिजिनल प्लेस है, यहीं बांध के मारा जाता था। इसे इंग्लिश में फ्लॉगिंग फ्रेम कहा जाता है। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता था, यानी कि शरीर से पूरे कपड़े निकाल दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स, यानी कि हाथ, कमर और पांव, तीनों चीज को बांध देते थे। एक कपड़ा लेते थे, उसे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था। जहां पे ब्लैक मार्किंग किया गया, यहाँ पे बांधते थे बटक्स में। और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए, जहां पे ब्लैक मार्किंग किया गया। यहाँ बेत मारने का रीजन ये है कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा, पर इनको तकलीफ बहुत ज्यादा होगा। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोर्शन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन दो टॉयलेट भी नहीं जा सकता था। जैसी टॉयलेट जाएगा क्या होगा, स्किन स्ट्रेच होगा, दोबारा मार्क हो जाएगा।
यहाँ का फ्लक्स बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ का घाव जल्दी सूखता नहीं, और इसको जो मारने वाला होता है वो इंडियन होता था। इस जेल में खाली फ्रीडम फाइटर नहीं, कुछ क्रिमिनल्स को भी लाया गया था, चोर, डकैत, खूनी ये लोग। इनमें जिनका टर्म्स अच्छा, उनको वार्डर का पोस्ट, स्ट्रिक्टली ऑर्डर की जब एक बेत मारो, बेत निकालो तो स्किन समेत क्लोथ निकल के आ जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो सेम पनिशमेंट उसको होगा। यानी कि इंडियंस ही इंडियंस को मारता था, थोड़ा सॉफ्टनेस ना बरते बोल के इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर। नॉर्मली फ्रीडम फाइटर 7 से 10 बेत खाने के दौरान अपना होश खो देता था। साथ में एक डॉक्टर होता था, पूरा मेडिकली चेकअप करके दोबारा होश में लेके आके 20 से लेके 30 बेत यानी कि 20 to 30 टाइम्स एक ही जगह पे हिट किया जाता। ये यहाँ का सबसे ज्यादा टफ पनिशमेंट था। इसके बाद मैंने आपको बताया लास्ट सेक्शन में 4 तरह का पनिशमेंट, सभी लोगों ने ध्यान से देखा। पहला जो ड्रेस मैंने आपको बताया पनिशमेंट ड्रेस, हिंदी में कहा जाता है टाट का वर्दी, पूरा बस्ते यानी बोरे का होता है घोनी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं था। कोई भी अगर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक वो ड्रेस को पहना के काम कराएंगे। गर्मी बहुत ज्यादा, खमौरी, बदन में स्क्रैचेस, दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुजलाता रहता था। उसके बाद मैंने आपको बताया 3 तरह का बेड़ी, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। जिनको भी काम करने इस जेल से बाहर लेके जाएंगे कंपलसरी पहनना पड़ता था। गले पे राउंड से रिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था जिसको कहा जाता है कॉन्विक्ट नंबर, ये इनको नेक पे लगा के रखना पड़ता था। जो फर्स्ट बैच का फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था, उनका डेट था 10 मार्च 1858 में 200 फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था, 200 क्रांतिकारी। उस समय इनका जो जेलर था इंचार्ज, उनका नाम था जेम्स पेटरसन वॉकर, सबसे क्रूअल जेलर था। उन्होंने क्या करा, उनका नंबर जो है ब्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे खोद के लिख दिया, ताकि इनको हमेशा के लिए याद रहे कि ये लोग काला पानी का सजा काटा हुआ। बाद में जेलर जैसे चेंज हुआ, लोहे का टैग, एक लकड़ी का टैग, हाफ स्लीव शर्ट, हाफ निक्कर पहनने के लिए। चेन फिटर में क्या होता था, कमर से लेकर नीचे तक एक चेन लगा होता था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता है। पीरियड था 1 साल, क्योंकि चेन फ्लेक्सिबल है, फोल्ड हो जाएगा। सेकेंड पनिशमेंट उसको बोलते हैं बार फिटर। बार फिटर में कमर से लेकर नीचे तक एक आयरन रॉड, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। इसका पीरियड था 6 मंथ, 6 महीना। सबसे डिफिकल्ट क्रॉस बार फिटर, ना ही टांग को ज्वाइन कर सकता था, ना ही मोड़ सकता था। टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। इसका पीरियड था 15 दिन। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। पीरियड था 1 साल 6 महीना 15 दिन। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पनिशमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया, सभी लोगों को समझ में आया। यहाँ से आगे के सेक्शन में आपको सेल के बारे में बताया जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को एक डाउट होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, जेल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1893 में, कंप्लीट हुआ 1906 में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट बैच को लाया गया था 10 मार्च 1858 में। उस समय तो जेल नहीं था। तो उस समय जो है अंडमान का पहला जेल जो है रॉस आइलैंड में बनाया गया था 10 मार्च 1858 में, काफी छोटा सा जेल था। अंडमान का दूसरा जेल वाइपर आइलैंड में बनाया गया था 1864 से लेकर 67 में। वहीं पे शेर अली को फांसी दिया गया, जिसके बारे में रात को शो में बताया जाए। जहाँ पे आप लोग खड़े, अंडमान का तीसरा जेल। ये दोनों जेल से बहुत सारे लोग भागते थे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ऐसा जेल का निर्माण करना चाहते थे जहाँ पे ये लोग एक दूसरे को देख भी ना सके, बातचीत भी ना कर सके, बोल के इस जेल का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे आप लोग टॉप तक जा सकते हो, वॉच टावर, व्यू पॉइंट ऑफ फोटोग्राफी के लिए। टॉप में जाने के लिए सेंटर पार्ट है, वहाँ से आपको लकड़ी की सीढ़ी मिलेगा, वुडन स्टेप्स। जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ध्यान देंगे, कुछ सीढ़ी बड़ा है, कुछ सीढ़ी छोटा है, ध्यान से ऊपर जाए। और जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, इनका भी हाथ पकड़ के रखिएगा। ओपन टेरिस है, साइड में कोई गार्ड रेल नहीं, हाथ पकड़ के रखिए, फोटोग्राफी करके नीचे आए। जब लौटने के टाइम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको सेल के बारे में बताया जाएगा। हर एक विंग का जो रो शुरू होगा, उसका पहला सेल आप लोग को बड़ा नजर आएगा, डबल डोर। पहला सेल को गार्ड सेल बोलते हैं। एक गार्ड वहाँ पे आराम करता था, एक गार्ड यहाँ पे खड़ा होकर ड्यूटी करता था। इनका शिफ्टिंग ड्यूटी जो है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो सके बोल के पहला सेल गार्ड लोग को आराम करने के लिए बनाया गया। ये पूरा रो को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता था। एक विंग में सिर्फ 3 गार्ड लगते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो टोटल मैंने आपको कितना विंग बताया? 7। 3 into 7 कर दीजिए, 21 गार्ड फ्लोर में। वॉच टावर में 2 गार्ड, यानी कि 700 लोगों को देखने के लिए सिर्फ 23 गार्ड का जरूरत है। 23 गार्ड सफिशिएंट, पूरा जेल को आराम से वॉच कर सकते। और जब सेल देखने जाएंगे, सेल के सामने आप लोग खड़े होंगे तो पहले आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में उल्टे हाथ के तरफ में इसका लॉकिंग सिस्टम, काफी स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम था। बहुत दूर से लॉक किया जाता था। कहा जाता है कि लॉक करने के बाद जो फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर होगा, अगर इनको चाबी मिल जाएगा तो भी ताला खोल के नहीं जा सकता है। वहां से लेके यहाँ तक इनका हाथ रीच नहीं कर पाए।
राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स बनाया गया है जहाँ पे नाइट टाइम पे जरूरत का कोई सामान या खाना देने के लिए यूज करते हैं। एक सेल में एक जन, सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2, सेल के अंदर कोई लाइट का फैसिलिटीज नहीं, जो भी लाइट लगाया गया सब रात को शो के लिए लगाए। और हर सेल के अंदर में सोने के लिए इनको एक लकड़ी का बेड देते थे, वुडन बेड, इसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाला जाता। बेड का जो है हाइट काफी कम, लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा, करीबन 50 से लेकर 60 kg का हैवी बेड। इतना हैवी बेड देने का रीजन ये है कि इन केस कोई गार्ड उसको चेक करने के लिए सेल के अंदर में जाए तो उसको वेपन के रूप में यूज ना कर सके, उठा के किसी को मार ना सके, सरकाना भी मुश्किल था। खाना खाने के लिए इनको लोहे का बर्तन देते थे, आयरन प्लेट्स। एक तो खाना बेड टाइम में दिया जाता था, फ्रीडम फाइटर ये सोचे कि इसको आराम से भूख लगने पर खाए, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आयरन को उसमें खाना बहुत जल्दी रिएक्ट होकर खराब हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। तो आज भी हम लोग खाना खाते हैं तो स्टील या फाइबर का प्लेट्स, लोहे का बर्तन नहीं। दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए इनको ½ लीटर का एक पॉट पानी मिलता था। 24 घंटे में ½ लीटर पानी, वो भी बदबूदार, बहुत स्मेल होता था, पीने लायक नहीं होता था। नहाने के लिए इनको समुद्र का पानी देते थे, सी वाटर। एक तो गर्मी में काम कराते थे, बदन पे पूरा राशस होता था, नमक पानी से नहाने पर इनका बदन और ज्यादा जलता था, तो इनको नहाने से भी डर लगता था। तो हर चीज के लिए एक लिमिटेशन हुआ करता था। और ध्यान में रखेंगे, जब आप लोग ऊपर चढ़ के जाओगे तो सीढ़ी ओरिजिनल है, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सब ओरिजिनल है। ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर का लास्ट कमरा सावरकर जी का। जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये जेल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ये जेल बनकर 118 साल हो चुका है। ये जेल ऐसे दिखने का रीजन क्या है, बोलने से पहले गवर्नमेंट ने इसको पूरा प्लास्टर कर दिया था, बाद में आर्काइव ने डिसाइड किया कि इसका सेम स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, कोई पेंटिंग वगैरह नहीं करना है, ताकि जो पर्यटक हो आएंगे तो इसकी ओरिजिनलिटी को देखे जा सके। डिफरेंट शेड देखना चाहे तो ये वॉल पे आप देख सकते हो, जो आपको नीचे दिख रहा है ये बाल के चेंजेस है, ऊपर का ओरिजिनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे महान फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं सुना। जैसे आपको महावीर सिंह जी के बारे में बताया जाए तो भगत सिंह के साथी थे, इनको भी इस जेल में लाया गया। हंगर स्ट्राइक करे, भूख हड़ताल, जबरदस्ती 2-4 गार्ड्स पकड़ के इनके नाक में ट्यूब डाल के इनको दूध पिलाया गया, जिसमें इनके लंग्स वगैरह में दूध जाने के कारण इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में असुविधा, इस जेल में शहीद हो गए। एक बोरे पे डाल के पत्थर से बांध के इनको समुद्र में फेंक दिया। इंदु भूषण रॉय जी के बारे में बताया जाए तो इनको काफी हद तक टॉर्चर किया गया, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर सके तो इन्होंने सेल के अंदर में अपने क्लोथ को फाड़ के वेंटिलेशन से बांध के अपना आपको हैंग कर लिया, सुसाइड की। सोचा इतना यातना झेलने से अच्छा अपना आपको मुक्त कर देना ठीक है। बाबा भान सिंह जी के बारे में बताया जाए तो फ्लॉगिंग फ्रेम में रख के इनको इतना मारा गया कि रात को सोते सोते ही शहीद हो गए। ऐसे अनगिनत महान फ्रीडम फाइटर। विंग नंबर 7 में आखिरी कमरा मैंने बताया सावरकर जी का, सबसे लॉन्ग पीरियड इन्हीं को पनिशमेंट मिला था 50 साल का। सावरकर जी को 50 साल का सजा देने का रीजन, सावरकर जी जो है लंदन में अपना बैरिस्ट्री का कोर्स कर रहे, तो वकालत का पढ़ाई करने के टाइम सावरकर जी ने क्या किया, एक रशियन लैंग्वेज में बुक था बम बनाने का, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके इंडिया भेजा। उससे इंडिया में बम बनाया गया, काफी जगह पे विस्फोट किया गया, अंग्रेजों का बहुत सारा चीज नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को 25 साल का सजा मिला, 25 ईयर्स। और एक 25 साल का सजा देने का रीजन, बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर एक पिस्टल रख के सप्लाई किया, जिसे किसी ऑफिसर को शूट किया गया। तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज ने बैठा के लेकर आते, जहाज का नाम था SS मोरी। उस जहाज में लेके आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्शल स्पोर्ट के वहां पे कुछ देर के लिए रुका हुआ था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए। तो बहुत लोगों ने हिस्ट्री ऐसा सुना है कि ये जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भागा, जेल से कोई नहीं भाग सकता। वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया। विंग नंबर 7 का आखिरी वाले कमरे में कुछ साल के लिए रखा गया। सावरकर जी के जेल का पीरियड 1911 से 1921 का। 21 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया था, रत्नागिरी जेल में। काफी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजरबंद करके रखा गया, होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में हुआ, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी का सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का एक मॉडल रखा गया। और मैंने आपको बताया सभी सेल एक ही तरह सेम है, लेकिन सावरकर जी का कोठरी आप लोग जाकर देखोगे तो इसकी कॉरिडोर को भी अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया है, डबल लॉकिंग सिस्टम, क्योंकि डे टाइम में उनको बाहर कॉरिडोर में लॉक करते थे, ताकि वहां से खड़ा होकर सावरकर जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके, मेंटली टॉर्चर। आप भी वहां खड़ा होकर देखेंगे तो वहां से आपको फांसी घर दिखेगा, वर्कशीट दिखेगा, फ्लॉगिंग फ्रेम दिखेगा। और जब 10 साल का पीरियड था तो इनका भाई गणेश दामोदर सावरकर जी भी इसी जेल में सजा काट रहे थे। दोनों भाई एक ही जेल में, दोनों भाइयों को आपस में 2 साल के बाद पता चला। इस हद तक कम्युनिकेशन का, एक दूसरे को देखना, बात करना, सबके लिए पनिशमेंट हुआ करता, ठीक है।
और बीच का जॉइंट, यहाँ से आप लोग जाएंगे सेकंड फ्लोर, लास्ट कमरा सावरकर जी का देखने के टाइम, पहला गार्ड सेल है, बगल का सेल को आप लोग लॉक करके भी देख सकते हो। सभी लोग एक सेल में मत जाइए, सारा सेल खुला हुआ है। जो सेल को आपको अंदर से फोटो लेना है, लॉक करके देखना, आप लोग देख सकते हो। लौट के आएंगे तो ध्यान में रखिएगा, बीच का जॉइंट को ध्यान से देखिएगा। आर्किटेक्ट का नाम मैंने आपको बताया, मैक्रो ही है। उसने कितना प्रॉपर प्लान तैयार किया, पूरा जेल ब्रिक से बनाया गया, लेकिन बीच में जॉइंट लकड़ी का। जब इतना बड़ा जेल वो ईंट से बना सकता है, तो इसको भी तो जॉइंट कर सकता था, लेकिन नहीं किया गया। रीजन क्या है बोलने से, उस समय कहा जाता है कि इसके ऊपर जो प्लैंक रखता था, इसको एनी टाइम पे ये लोग रिमूव कर सकते थे, हटा सकते थे। इसलिए ऐसा बना कि इन सभी लोगों को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता था। इनकेस इनको सेल के अंदर लेके जाने के टाइम ये लोग भड़क जाए, तो गार्ड जल्दी से आकर ये प्लैंक को हटा देगा। अगर इसको हटा दिया तो यहाँ के लोग बगल वाले विंग में नहीं जा सकते, जिसके लिए बीच का जॉइंट लकड़ी का। रिक्वेस्ट है आप लोग से, पूरा जे मतलब अंडमान में शायद आप लोग का पहला दिन होगा, फर्स्ट डे, तो पूरा अंडमान घूमने के दौरान ध्यान में रखिएगा, सभी जगह पे डस्टबिन का यूज करिएगा, पूरा भारत को साफ सुथरा रखिएगा। ये आप लोग से रिक्वेस्ट